चलिए, नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है पुनः आपका ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी क्लास काफी बेहतर समझ में आ रही होगी। आज आप लोगों की पुनः इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए जो हमारी ये क्लास है, जो कि जिसकी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, आप लोगों के लिए काफी जो है महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, चलो। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि यदि जो मेरे भाई चाहते हैं कि कुछ पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को काफी बेहतर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा सुझाव है कि आप जो है कि गूगल पे जाएंगे और सर्च बार पे क्या लिखेंगे, www.globaliti.org, और ऐसा लिखते ही जब आप सर्च बार पर ओके करोगे तो ऐसा ही पेज वहां पे खुलकर आएगा। और आप लोग को, जिन मेरे भाई को ऐसा लगता है कि वो उनको टेक्स्ट बुक की जरूरत है, पीडीएफ की जरूरत है, क्वेश्चन बैंक की जरूरत है, या फिर सिलेबस वगैरह के बारे में जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है कि हमारे ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और कहीं भी जाने की जरूरत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आपकी क्लास का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ठीक है, चलो। तो दिखाया गया है कि नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द वाइंडिंग मशीन, यानी इस वाइंडिंग मशीन में जो एक्स का पार्ट है, वो जो ये सब दिखाया गया है, वो कौन सा है, उसका नाम पूछा है, उसका नाम पूछा है। ठीक है भैया, चलो। तो देखो, ये हमारी क्या है, जिस भाई को नहीं पता है ध्यान रखना, ये क्या हमारी लेथ मशीन है। क्या भैया, लेथ मशीन है। लेथ मशीन को हिंदी में खराद मशीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, खराद मशीन। ठीक, चलो, खराद मशीन भी कहते हैं। चलो, तो ये लेथ मशीन है, और ये लेथ मशीन का देखो क्या है, साफ्ट। ये क्या है, साफ्ट है। और साफ्ट के ऊपर क्या होता है, ये लगा हुआ, जिसको एक्स पूछ रहा है वो क्या है, धुरा। क्या है, धुरा, या फिर जिसको आपको क्या बोलते हो, मैंड्रिल। क्या बोलते हो भाई, मैंड्रिल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए यानी मैंड्रिल, यानी खराद का क्या है, वो धुरा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। क्या है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ अ मोटर। यानी कोई मोटर है, आप लोगों को पता है आपकी कौन सी चल रही है क्लास, इंडक्शन मोटर से रिलेटेड सारी क्लास चल रही है। किसकी भैया, इंडक्शन मोटर। ठीक है, चलो चलो। बोला है कि 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होगी। क्या मैं आपको ये फार्मूला नहीं लिखाया हूं कि थीटा इज इक्वल टू P/2 इंटू थीटा एम, या फिर हमेशा मैं बताऊं कि थीटा एम का मान हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। क्या होता है भैया, 180 डिग्री। अब इसको इसको करोगे, थीटा का मान 180 डिग्री रख, सॉरी कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है भैया, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री होता है, इसको कट करोगे 1 आएगा आपका, 180 आएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि थीटा ई इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान कितना होगा, P इंटू 180। P इंटू 180। चलो, P क्या है, नंबर ऑफ पोल। पोल की संख्या कितना दिया है, आप बोलोगे सर 6 दिया है। तो थीटा इज इक्वल टू 6 इंटू 180। अब बताओगे 18 छक्का 108 होता है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर, इसका मतलब थीटा इलेक्ट्रिकल का मान आ जाएगा 1080 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है भैया। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। क्या है अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज पर पेयर ऑफ पोल्स ऑफ 3 फेज मोटर हैविंग 2 पोल्स 24 स्लॉट्स 12 कॉइल्स। यानी 2 पोल की कोई मोटर है जिसमें 24 खांचे हैं, 12 कुंडली है, और 3 फेज इंडक्शन मोटर है। तो उसमें कॉइल की संख्या पर पोल पर फेजों की जोड़ों की गणना कीजिए। तो आप मुझे बताओगे मेरे भैया, आप मुझे बताओगे, इसमें पूछा ही तो है कुंडली की संख्या पर फेज पर पोल, कुंडली की संख्या पर फेज पर पोल। तो देखो भैया, कुंडली की संख्या क्या होगी, हमेशा और हमेशा याद रखना, पर तो आप क्यू से इंडिकेट करते हो। मैंने कुंडली की संख्या पर पोल पर फेज को क्यू से इंडिकेट करते हो। और ये होता क्या है, ये होता है स्लॉट्स पर पोल पर फेज, यही होता है। अब इसको आप इसको गुणा करोगे तो भी होगा, क्या होगा, स्लॉट्स बटे पोल गुणे फेज।
हमेशा याद रखना भैया, स्लॉट का संख्या कितना दिया है? आप बोलोगे सर 24 दिया है, आप बोलोगे सर 24 दिया है। पोल की संख्या कितना दिया? आप बोलोगे सर 2 दिया है। कितना दिया भैया? 2 दिया है। फेज की संख्या क्या है? 3 फेज है। क्या भैया? 3 फेज है, यानी 3। तो 3 8 24, 2 चौके 8। ऑप्शन नंबर डी आपका बेस्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर। अगर यहीं पे सिंगल फेज बोल देता तो आप फेज की संख्या यहाँ पर 1 रखते, 2 फेज बोल देता आप 2 रखते, 6 बोल देता आप 6 रखते। ठीक है भैया, चलो। तो चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल, यानी जो स्टार्टर सिंबल दिया है वो कौन सा है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भैया कि जो ये सिंबल देख रहे हो ना, यहाँ पर एक डेल्टा यानी त्रिभुजाकार बना है, स्टार की तरफ भी बना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मेरे भाई, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है। क्या है? स्टार डेल्टा स्टार्टर है। ठीक है भैया, चलो। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, जो कि सॉरी, ऑप्शन नंबर किस में भैया? स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑप्शन नंबर 1 में है। क्या है? एक ऑप्शन नंबर 1। अगर देखो, अगर आपसे ऑटो ट्रांसफार्मर का पूछता तो ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए सिंबल ये होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए सिंबल ये होता है। ठीक है भैया, चलो। एक्चुअली ये ऑटो ट्रांसफार्मर तो है नहीं, क्या है? स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलो, अगला क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द पिच फैक्टर। पिच फैक्टर को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? इसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि सपोज दैट आपकी जो है कि कई सारी स्लॉट्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी स्लॉट्स होती हैं। तो आपको एक होता है फुल पिच बाइंडिंग, एक होता है शॉर्ट पिच बाइंडिंग। क्या होता है भैया? एक फुल पिच बाइंडिंग होती है और एक होती है शॉर्ट पिच बाइंडिंग। जैसे मैं उस दिन आप लोगों को समझाया था कि सपोज दैट मेरा ये स्लॉट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 8। आपको सपोज दैट एक को करना था 5 में। एक नंबर पहला जो है कि बाइंडिंग की जाती, फिर किसमें आती? स्लॉट नंबर 5 में। आपने लेकिन क्या किया? उसको 4 में ही कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसी को यदि 1 से 5 में आता तो आप उसको क्या बोलते हैं? फुल पिच बाइंडिंग। क्या बोलते हैं? फुल पिच बाइंडिंग। लेकिन जब 1 से जो है कि 4 में चला गया तो उसको क्या बोलते हैं भैया? शॉर्ट पिच बाइंडिंग। क्या बोलते हैं भैया? शॉर्ट पिच बाइंडिंग। तो मैं क्या इसके बारे में नहीं बताया था कि पिच फैक्टर का मान क्या होता, मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर पिच फैक्टर का मतलब तो यही होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन शॉर्ट पिच बाइंडिंग। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन शॉर्ट पिच बाइंडिंग बट induced EMF in but a induced EMF in full pitch bending, full pitch bending। ठीक है भैया, ये होता है पिच फैक्टर का फार्मूला। ये क्या होता है? पिच फैक्टर का फार्मूला होता है। और ये भी मैं बताया था कि होता है cos थीटा बाई 2 होता है। क्या बताया था भैया? cos थीटा बाई 2। तो इसमें तो कोई दिख ही नहीं रहा है, इसमें तो कोई दिख ही नहीं रहा है कि शॉर्ट पिच बाइंडिंग बटे फुल पिच बाइंडिंग। तो देखो, देखो मेरे भैया कि जो फुल पिच बाइंडिंग होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं भैया? पोल पिच। क्या बोलते हैं भैया? पोल पिच। ठीक है, फुल पिच को हम क्या बोलते हैं? पोल पिच बोलते हैं। और जो शॉर्ट पिच होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाइंडिंग पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? वाइंडिंग पिच। अब बोलो सर वाइंडिंग पिच क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि बाइंडिंग हम 1 से हमको सपोज 5 में करना था, लेकिन हम कर रहे हैं 1 से 4 में। इसका मतलब बाइंडिंग तो हम 1 से 4 में ही कर रहे हैं ना, इसका उसीलिए बाइंडिंग कर रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? बाइंडिंग पिच। ठीक है, इसका मतलब जो शॉर्ट पिच है उसको हम क्या बोलेंगे? बाइंडिंग पिच। बाइंडिंग पिच बटे बटे जो फुल पिच है उसको हम क्या बोल रहे हैं भैया? पोल पिच। क्या बोल रहे हैं भैया? पोल पिच। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। अब मुझे बताओगे कि ये वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच कहाँ आ रहा है? आप देखोगे सर इसमें तो उल्टा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, जो कि वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच बता रहा है। ठीक है भैया, चलो। ये गलत है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बेस्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्या है? हाउ पोल पिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स इन एसी बाइंडिंग, यानी पोल बाइंडिंग को एसी बाइंडिंग, सॉरी क्या है? पोल पिच। देखो पोल बाइंडिंग दिया है, पोल बाइंडिंग नहीं रहेगा एक्चुअली,
पोल पिच रहेगा। ठीक है भैया, लिख लेना। ठीक है, पोल पिच को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? तो अभी मैं बताया कि क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, स्लॉट्स पर पोल पर फेज, यही बताया था। लेकिन अगर फेज की बात ना करे तो तो क्या होगा, स्लॉट्स पर पोल। क्या होगा भैया, स्लॉट्स पर पोल। तो देखो कहां आ रहा है स्लॉट्स पर पोल, देखो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री, भाई स्लॉट सही है मेरे को, ठीक है, गलत है। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट्स, ठीक है, लेकिन नीचे क्या है, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री, गलत है। हमको पोल चाहिए, स्लॉट्स पर क्या चाहिए भैया, स्लॉट्स पर पोल चाहिए, यानी एक पोल पर कितना स्लॉट की आवश्यकता हो रही है, वही हमको बताती है कि आपकी बाइंडिंग पिच क्या है। ठीक है, चलो अगला क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट्स इन स्टेटर। नंबर ऑफ स्लॉट इन स्टेटर यानी स्लॉट यहां है, ठीक, बटे पोल यानी पोल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भैया, चौथा में क्या है, जस्ट विपरीत दे दिया है, चौथा में क्या है, जस्ट विपरीत दे दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा भैया, चलो क्या है, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द मीन सर्कमफेरेंस ऑफ कॉइल, यानी एक कॉइल है, उस कॉइल की औसत परिधि को ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है? तो आप बताओगे भैया, दोनों का एवरेज लेते हैं, यानी एल आई इक्वल टू इंटरनल लेंथ एंड एल आउट इक्वल टू आउटरनल आउटसाइड या फिर आउटरनल लेंथ। ठीक है, इन दोनों का यानी एल इंटरनल प्लस एल आउटरनल का एवरेज लेते हैं। क्या भैया, एवरेज लेते हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन बता रहा है भैया, ऑप्शन नंबर बी आपका बेस्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, यानी 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई पर, फ्रीक्वेंसी पर 6 पोल वाले एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? क्या मैं इस चीज के बारे में आपको सिंक्रोनस स्पीड के बारे में ऑलरेडी नहीं बताया है कि सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला 120 F/P होता है? क्या मैं नहीं बताया हूं? आप बोलोगे सर बिल्कुल बताए हैं। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है ये भी मैं बताया हूं कि जब इंडक्शन मोटर में क्या होता है भाई, रोटर होता है और स्टेटर होता है। रोटर और स्टेटर में से आप सिर्फ और सिर्फ हमेशा और हमेशा किस पे सप्लाई देते हो? आप बोलोगे सर स्टेटर पे देते हैं। किस पे देते हैं? स्टेटर पे। जब आप स्टेटर पे सप्लाई देते हो तो क्या होता है, थ्री फेज यदि हो, तो वहां पे क्या होता है, एक RMF यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिसको आप बोलते हो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। क्या भैया, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, या फिर हिंदी में बोले तो तुल्यकाली गति। क्या भैया, तुल्यकाली गति। ठीक है, तो अब वही आपसे पूछ रहा है कि मोटर की सिंक्रोनस स्पीड क्या है, तो आप क्या बताओगे, NS इक्वल टू 120, F यानी फ्रीक्वेंसी का मान दिया है 50 बटे P का मान क्या दिया, पोलो की संख्या यानी 6 का 6 दूनी 12 भैया, 20 गुणे 50 करोगे आपका आएगा 1000 RPM, मतलब राउंड पर मिनट। एक मिनट में 1000 राउंड मारेगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है भैया, चलो ये आपका आंसर नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, चलो क्या है अगला, कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 हर्ट्ज रोटेटिंग विद एक्चुअल स्पीड ऑफ 960 RPM। यानी कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसकी आपको परसेंटेज स्लिप फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज स्लिप के बारे में क्या मैं नहीं बताया हूं कि स्लिप का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? आप बोलोगे सर स्लिप का फार्मूला होता है NS माइनस NR बटे NS इंटू 100, परसेंटेज के लिए हो जाएगा 100। ठीक है भैया, तो ये होता है, जहां NS क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड। NR का मतलब क्या होता है, NR मतलब रोटर यानी रोटर की स्पीड। NR का मतलब क्या होता है भैया, रोटर की स्पीड। अब बताओ भैया कि
आपको जो है कि रोटर की स्पीड दिया है 900 आरपीएम, ठीक है, लेकिन आपको कहीं पे क्या एनएस का मान यानी सिंक्रोनस स्पीड का मान दिया है, आप बोलोगे सर नहीं दिया है, आप बोलोगे सर नहीं दिया है, भैया नहीं दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन क्या सिंक्रोनस स्पीड के फार्मूले स्पीड को ज्ञात करने के लिए आपको 120 एफ अपन पी का फार्मूला नहीं पता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल पता है, तो निकालो भैया 120 इंटू एफ का मान क्या दिया है 50 हर्ट्ज, क्या दिया भैया 50 हर्ट्ज, बटे पी का मान क्या होगा पोल, पोल की संख्या भैया कहाँ दिया है यहाँ पर 6 पोल, देख लो 6 दूनी 12 यानी 1000 आरपीएम, क्या आ गया भैया 1000 आरपीएम, ठीक है, ये आपकी एनएस आ गई, ये क्या आपकी एनएस आ गई, और एनआर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है कि 960 आरपीएम है, क्या भैया 960 आरपीएम जो कि यहाँ दिया हुआ है, क्या आप स्लिप का मान नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, बोलोगे सर एनएस का मान आपने तो 1000 निकाला है, एनआर का मान तो जो है कि 960 दिया ही है, नीचे हमको एनएस रखना है यानी 1000 मैंने रख दिया, 100 का गुणा परसेंटेज निकालने के लिए होता है, तो मैंने 100 का गुणा करके 2 शून्य ऊपर 2 शून्य नीचे काट गया, आप बोलोगे सर 1000 में से 960 घटाएंगे आएगा 40, क्या आएगा भैया 40, एक 10 नीचे बचा है, शून्य शून्य काट देंगे बचेगा 4%, क्या आएगा भैया 4%, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट आंसर होने वाला है, किसी भाई को रटने की जरूरत नहीं है, हाँ फार्मूला तो भाई याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, और किसी को ये नहीं रटना है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सी डी, भाई ऑप्शन नंबर 4 को ऊपर कर दिया 3 को नीचे कर दिया तो अब क्या करोगे, तो चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या भैया व्हाट इज द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एट अ स्पीड ऑफ स्टार्टिंग, यानी कोई 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, तो स्टार्टिंग के टाइम पे उसकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो भैया एक बात बताओ ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपको पता होना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ किसी भी समय पे यदि रोटर की फ्रीक्वेंसी, क्या पूछा है रोटर की फ्रीक्वेंसी, हाँ रोटर की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, लिख लेना एफ आर इंटू एस इंटू एफ एस, ठीक है, जहां पे एफ आर क्या होती है हमारी रोटर फ्रीक्वेंसी, क्या होती है भैया रोटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यस क्या होती है आप बोलोगे सर स्लीप होता है, आप बोलोगे सर स्लीप होता है, एफएस क्या होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है भैया जो आपने सप्लाई वोल्टेज दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो होती है एफ एस, ठीक है भैया क्या होती है एफ एस, ठीक है, अब बताओ कि अब बताओ कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आप मुझे बताओगे कि एट दैट बोला है कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, देखो हिंदी में एक्चुअली पूरा क्लियर नहीं है, ठीक है हिंदी में क्लियर नहीं है कि लिखा ही नहीं स्टार्टिंग टाइम पे, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग यानी शुरू के समय पे, यानी जब इंडक्शन मोटर आप सप्लाई देते हो तब, अब आप मुझे बताओगे कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग यानी शुरू जब होती है इंडक्शन मोटर तो उसमें स्लिप कितना होता है, तो स्लिप क्या होता है, स्लिप बराबर क्या होता है एनएस माइनस एनआर, ठीक है एनएस माइनस एनआर बाई एनएस, यही तो होता है स्लिप, यही तो होता है स्लिप, आप बोलोगे सर जब आप स्टार्ट करोगे यानी जब आप इंडक्शन मोटर को सप्लाई दोगे तो उस समय एकदम स्टार्टिंग टाइम पे तो रोटर घूमता ही नहीं है, सप्लाई देने के बाद घूमता है ना, इसका मतलब एनआर का मतलब क्या हुआ, एनआर का मतलब जीरो, रोटर की स्पीड क्या हो गई जीरो, इसका मतलब एस बराबर एनएस माइनस जीरो बटे एनएस, अब बताओ क्या एस बराबर एनएस बाई एनएस नहीं आने वाला, आप बोलोगे हाँ, काट दोगे स्लिप का मान क्या आ जाएगा एक आ जाएगा, स्लिप का मान क्या आ जाएगा एक आ जाएगा, आपसे रोटर फ्रीक्वेंसी की बात पूछा है तो रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर अभी मैं बताया कि एफ आर इक्वल टू एस इंटू एफ एस, एस का मान आपने निकाल लिया एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग 1 इंटू एफ एस यानी एफ एस बराबर एफ आर या फिर एफ आर बराबर एफ एस, यानी स्टार्टिंग टाइम पे रोटर की फ्रीक्वेंसी और सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बराबर होती है, क्या होती है भैया बराबर होती है, देखो किसमें है इक्वल टू द सप्लाई ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपूर्ति सप्लाई के बराबर, ऑप्शन नंबर ए आपका बेस्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आपका बेस्ट आंसर होगा, ठीक है भैया, चलो तो चीजों को मैं क्या कहता हूं, चीजों को रटो मत, चीजों को क्या करो समझो, ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ द वोल्टेज इज रिसीव्ड इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर,
यानी कोई इंडक्शन मोटर है, ठीक है, उसके रोटर में वोल्टेज कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। तो चीजों को आप लोगों को थोड़ा समझो। अगर जो हमारी रोटर इंडक्शन मोटर होती है, जिसको आप इंडक्शन मोटर में आईएम शॉर्टकट में लिख देता हूं, इसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर बोला जाता है। शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर का मतलब ये है कि ये मेरा ट्रांसफार्मर है, इसमें आपने प्राइमरी वाइंडिंग कर दिया, यहां से सप्लाई वोल्टेज दे दिया, और शॉर्ट सर्किट का मतलब यह है कि सेकेंडरी में आपने क्या लगाया, बिना लोड लगाए दोनों क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्या कर दिया भैया, जोड़ दिया। तो आप लोगों सभी भाइयों को पता होना चाहिए कि चाहे कोई सी भी मोटर हो, इंडक्शन मोटर हो, जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर, सारे के सारे किस पे वर्क करती हैं, आप बोलोगे फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ पे वर्क करती है, ठीक है भैया। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जब आप सप्लाई देते हो, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है और फ्लक्स जनरेट होता है। ये फ्लक्स जो है सेकेंडरी में जाता है, वहां सेकेंडरी में जाने के कारण वो भी क्या करता है, लिंक करता है और ईएमएफ जनरेट करता है, और सपोजेड यहाँ पे लोड हो तो करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। सेम यही क्रिया आपकी इस इंडक्शन मोटर करती है। जैसे यहाँ पे इसको मैंने ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग मानते हैं, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग मानते हैं। सेम दैट उसी प्रकार से इंडक्शन मोटर में स्टेटर को जब सप्लाई देते हैं तो स्टेटर को हम क्या मानते हैं, आप बोलोगे सर प्राइमरी वाइंडिंग मानते हैं। जब रोटर हमारा रोटेट करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। किसको भैया, रोटर को। किसको, रोटर को, ठीक है। तो अब आप देखो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी में आपने सप्लाई दिया, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी में क्या कोई सप्लाई दिया, नहीं दिया, लेकिन फिर भी तो इसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है, बिल्कुल होता है। करंट मिलता है लोड लगाने पे, बिल्कुल मिलता है। वही क्रिया के इसमें होती है इंडक्शन मोटर में। इसी कारण इंडक्शन मोटर को क्या बोला जाता है, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर। इसका मतलब यह है कि जब इस इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे आप सप्लाई दोगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, तो जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रोटर के कंडक्टर को कट करेगा, जिसके कारण उसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ फैराडे, ये क्या कहता है कि कोई कंडक्टर यदि मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा हो या फिर दोनों बीच में क्या हो, रिलेटिव मोशन हो, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसलिए क्या होगा, आपके रोटर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अब मैं बताया हूं पहले ही, जब इंडक्शन मोटर की क्लास स्टार्ट हुई तभी बताया था कि जब इंडक्शन मोटर की जो है कि रोटर है वो क्या होती है, एक दूसरे से शॉर्ट होती हैं। स्क्वायरल केज में इस तरह से मैंने बताया था कि शॉर्ट होती हैं, तो भाई वहां पे क्या होगा, शॉर्ट होने के कारण करंट फ्लो होने लगती है। और उस करंट को कम करने के लिए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ आपकी रोटर क्या करती है, रोटेट करने लगती है, ठीक है भैया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा इतना आपको समझाने का सिर्फ एक ही मतलब ये है कि जो रोटर में वोल्टेज उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है, ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण। यानी जिस विधि से ट्रांसफार्मर में जो है कि वोल्टेज उत्पन्न होता है सेकेंडरी में, सेम टू सेम उसी विधि से रोटर के इंडक्शन मोटर के रोटर में भी होता है, ठीक है भैया। चलो अब आप देखो पहला क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम द स्टेटर। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी इंडक्शन मोटर में जो है कि रोटर पे कभी सप्लाई नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ स्टेटर पर दी जाती है। किस पे दी जाती है भैया, स्टेटर पर दी जाती है। तो पहला क्या करता है, स्टेटर से सीधे संबंध। कहने का मतलब यह है कि स्टेटर के सप्लाई दिए उसको जो है कि रोटर से भी जोड़ दो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगला देखो, ड्यू टू बैक ईएमएफ आर प्रोड्यूस्ड इन स्टेटर। देखो तो यहाँ पे बैक ईएमएफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ डीसी मोटर में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। थर्ड क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन टू रोटर फ्रॉम द सप्लाई। यानी बोला है कि सप्लाई से डायरेक्ट आप रोटर को जो है कि सप्लाई दो। तो मैं क्या बताया कि इंडक्शन मोटर में सिर्फ और सिर्फ रोटर पे सप्लाई देते हैं, सॉरी स्टेटर पे देते हैं, कभी रोटर पे नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है भैया। लास्ट है, बाय द ट्रांसफॉर्म एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर। यानी स्टेटर और रोटर के ट्रांसफार्मर क्रिया द्वारा, जो कि अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाया हूं, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि आपको काफी बेहतर में और डिटेल में जानना है तो हमारे जो है कि ग्लोबल आईटीआई के एप्लीकेशन पे जाओ और वहां पे काफी डिटेल में पढ़ने को आपको मिलेगा, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या है अगला क्वेश्चन, which method is applied to control the speed of three phase squirrel cage induction motor from its rotor side।
यानी रोटर साइड से स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर साइड से कौन सी विधि होती है जिससे आप स्पीड क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो देखो भैया, मैं बताया था शुरू की क्लास में, एक होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, एक होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है वो क्या होती है, उसके जो है कि केज यानी पिंजरा टाइप से जो है कि इसके जो है कि क्या करते हैं, रोटर के कंडक्टर होते हैं और एक कापर से एक दूसरे से क्या होते हैं भैया, साट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें हम बाकायदे जैसे बाइंडिंग हम जो है कि मोटर में करते थे नाम, जो है कि क्या बोलते हैं उसको, डीसी मोटर में सेम वैसे क्या करते हैं, इसके रोटर में क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। तो जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है इसमें हम जो 3 फेज सपोर्टेड बाइंडिंग कर रहे हैं तो तीनों बाइंडिंग को लिया करके एक स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाता है। किससे भैया, स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाता है। और स्लिप रिंग के होने के कारण इसमें आप एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। इससे आप कंट्रोल कर सकते हो, आप इससे जो है कि ईएमएफ इंजेक्ट करा सकते हो। दुनिया भर की विधि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में पॉसिबल है। लेकिन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में यदि क्या दिया है, रोटर साइड से ना, रोटर साइड से, रोटर साइड से कंट्रोल करना हो तो स्लिप रिंग इंडक्शन में दुनिया भर की विधियां हैं, लेकिन स्क्विरल केज इंडक्शन में कोई विधि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक विधि है जिसको आप बोलते हो कैस्केड कनेक्शन मेथड। क्या है भैया, कैस्केड कनेक्शन मेथड। आप बोलोगे सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, देखो पहले मैं बताता हूँ थोड़ा गलत क्या है। चेंजिंग द अप्लाई वोल्टेज, देखो यहाँ रोटर की बात की है, स्टेटर की बात तो की नहीं है। तो यहाँ पे जब आपको पता है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में जब भी सप्लाई देते हो सिर्फ और सिर्फ किसपे देते हो, आप बोलोगे सर स्टेटर पे देते हैं, तो स्टेटर पे सप्लाई दोगे तो भाई रोटर का मतलब ही क्या रहा, यहाँ पे रोटर शब्द बोला है, बात खत्म हो गई। सप्लाई फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन करके कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने स्टेटर पे सप्लाई दिया है, पोल की संख्या बदल करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सब सारे गलत है। कैस्केड कनेक्शन कनेक्शन आपका सही आंसर है। आप बोलोगे सर कैस्केड कनेक्शन क्या होता है, इसमें देखो कैस्केड कनेक्शन का मतलब ये होता है कि एक इंडक्शन मोटर इधर है, एक इंडक्शन मोटर इधर है, ये मेरी क्या हो गई, एक और इंडक्शन मोटर इधर है, सपोज दैट 3 ठो है। इसमें क्या करते हैं आप जो है कि सपोज दैट स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के जो थ्रू सप्लाई दिया, यानी इसका आउटपुट इसका इनपुट और इसका आउटपुट इसका इनपुट रहेगा। इसमें क्या होगा, यदि आप इस मोटर को स्लो चलाओगे तो ये स्वतः ही अपने आप स्लो हो जाएगी, आप इस मोटर को फास्ट करोगे तो ये स्वतः फास्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक दूसरे से कैस्केड कनेक्शन का मतलब होता है सीरीज में जुड़ा होना यानी कपल्ड होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ठीक है भैया। अगला देखो, विच लॉस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय ब्लॉक रोटर टेस्ट, यानी ब्लॉक रोटर टेस्ट द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा नुकसान यानी हानि निर्धारित किया जाता है। तो हमेशा और हमेशा याद रखना, चाहे ट्रांसफार्मर हो चाहे इंडक्शन मोटर हो, हमेशा और हमेशा चाहे ट्रांसफार्मर हो चाहे इंडक्शन मोटर हो या फिर कोई सी भी मोटर, ध्यान रखना ये यहाँ तक कि डीसी मोटर, ठीक है, मोटर कोई सी भी हो, इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर कोई सी भी हो, सारे में हमेशा और हमेशा ब्लॉक रोटर टेस्ट यदि किया जाएगा तो ब्लॉक रोटर टेस्ट, देखो इंडक्शन मोटर में इसको बोलेंगे ब्लॉक रोटर टेस्ट, ठीक है। और ट्रांसफार्मर में इसी चीज को क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्या बोलते हैं भैया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्या बोलेंगे भैया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो दोनों ब्लॉक रोटर टेस्ट का मतलब यह है कि आपने इंडक्शन मोटर को सप्लाई दे दी, लेकिन उसका जो रोटर है उसको किसी मजबूत चीज से जो है रोक दो, वो घूमे ही ना, वो घूमे ही ना, उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक रोटर टेस्ट। और ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर में सप्लाई दो प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड के दोनों तारों को शॉर्ट कर दो, उसमें लोड मत लगाओ, ठीक है। अब आप बताओ जब उसमें लोड नहीं लगाओगे तो भाई बिल्कुल जायज बात है, करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी, तुरंत जो है बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न हो जाएगी। वही का हमारे क्या होगा, इंडक्शन मोटर में होगा, इंडक्शन मोटर में होगा, आपने स्टेटर पे सप्लाई दिया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हुआ और उसने जो है कि रोटर के कंडक्टर को काटा, रोटर के कंडक्टर में क्या फ्लक्स जनरेट हुआ, उस फ्लक्स के कारण क्या हुआ, उसने जो है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड किया। अब भाई ईएमएफ इंड्यूस्ड है, सर्किट क्लोज्ड है तो करंट फ्लो होगी, लेकिन करंट फ्लो होगी, उस करंट को कम करने के लिए जो है कि रोटर सिंक्रोनस स्पीड का पीछा करते हुए रोटर आपका घूमना तो चाहेगी, लेकिन आपने किया है ब्लॉक, और ब्लॉक किया है तो रोटेट घूमेगी नहीं। इसका मतलब क्या, आपने क्या है, अपने करंट को कम करने के लिए ही तो घूमती है, अपने करंट को कम करेगी नहीं। जब अपने करंट को कम नहीं करेगी तो करंट का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। भैया जब करंट का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब क्या है, हीट उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी, ठीक है भैया। तो हीट उत्पन्न हो किसमें होगी,
किसमें होगी? आप बोलोगे सर बाइंडिंग में होगी। किसमें होगी भैया? बाइंडिंग में होगी। आप बोलोगे सर बाइंडिंग बना किसका होता है? आप बोलोगे सर बाइंडिंग तो कॉपर का बना होता है। आप बोलोगे सर बाइंडिंग कॉपर का बना होता है। इसका मतलब यह है कि भैया मेरे, जब भी आप ब्लॉक रोटर टेस्ट करोगे, ब्लॉक रोटर टेस्ट करोगे, ठीक है, यहाँ दिया ब्लॉक रोटर टेस्ट, तो वहां पे क्या होगा? कॉपर लॉस होगा। क्या होगा भैया? कॉपर लॉस होगा। इसी तरह ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करोगे तो कौन सी हानि होगी भैया? कॉपर लॉसेस। क्यों? क्योंकि कॉपर में मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। ठीक है भैया। चलो, और एक चीज और देखो, फ्रिक्शन लॉस जो होता है, फ्रिक्शन लॉस मतलब घर्षण हानि, यानी रोटर आपका घूम रहा है, स्टेटर स्थिर है, तो इन दोनों के बीच में घूमने से फ्रिक्शन लॉस यानी घर्षण हानि होती है। ठीक है, तो वो ब्लॉक रोटर टेस्ट पे तो होगी ही नहीं, वो कभी हो ही नहीं सकती भाई। जब रोटेट ही नहीं कर रहा तो कहाँ का घर्षण? ठीक है। एक शब्द आता है विंडेज लॉस, जिसको हवा हानि बोलते हो, वो भी क्या जब रोटर घूमेगी तभी होगा। और एक क्वेश्चन ये आता है कि वह कौन सा लॉस है, ध्यान से सुनना, वह कौन सा लॉस है जो कि ट्रांसफार्मर में नहीं होता है? आप बोलोगे फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस। आप बोलोगे फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस, लेकिन किसमें? आप बोलोगे सर ट्रांसफार्मर में। बोलो क्यों? क्योंकि भैया ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला पार्ट है ही नहीं है, तो वहां पे कहाँ का घर्षण होगा? ट्रांसफार्मर में अंदर कोई हवा जा ही नहीं रही, तो कहाँ का घर्षण होगा? कहाँ का विंडेज लॉसेस होगा? बोलोगे हाँ सर, ट्रांसफार्मर में यही दोनों लॉस है, यानी घर्षण हानि और विंडेज हानि कभी नहीं होती। किसमें? ट्रांसफार्मर में। ठीक है भैया। ऑप्शन नंबर सी और डी क्या है? हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस। हमेशा हमेशा याद रखना, हिस्टेरिसिस लॉस प्लस ईडी करंट लॉस बराबर होता है कोर लॉस। क्या होता है भैया? कोर लॉस। ठीक है भैया। इसको हम क्या बोलते हैं? कोर लॉस को एक और शब्द बोलते हैं जिसको फिक्स हानि यानी कांस्टेंट हानि बोलते हैं। फिक्स हानि यानी कांस्टेंट हानि भी बोलते हैं। ठीक है भैया। तो ज्यादा जानने की मतलब काफी ठीक है, इतना ही जानो। ज्यादा अभी जानोगे तो मुझे लगता है दिमाग आप लोग का हैंग कर जाएगा। ठीक है। और कॉपर लॉस को एक शब्द और बोलते हैं वेरिएबल हानि, यानी अस्थिर हानि। अब बोलोगे सर इसको अस्थिर हानि क्यों बोलते हैं? मैं आपसे कहूंगा भैया, ज्यादा टाइम रोके रहोगे, ब्लॉक को जो है कि रोटर को ब्लॉक किए रहोगे, तो ज्यादा करंट फ्लो होगी, और ज्यादा करंट फ्लो होगी तो हीट का मान बढ़ेगा। और कुछ कम टाइम रोके रहोगे तो कम करंट फ्लो होगी। कम करंट फ्लो होगी, इसका मतलब कम जो है कि हीट उत्पन्न होगा। इसका मतलब यह है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, यानी अस्थिर है, अस्थिर है, फिक्स नहीं है। इसलिए कॉपर लॉस को क्या बोलते हैं भैया? वेरिएबल लॉसेज या फिर अस्थिर हानियां। ठीक है भैया। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्या है? वाई प्री हीटिंग इज नेसेसरी फॉर मोटर्स बिफोर वार्निशिंग इन रिवाइंडिंग। यानी एक बार बाइंडिंग करके दोबारा जब अभी खराब हो जाता है कोई रोटर बाइंडिंग, आप पुनः उसको बाइंडिंग कर रहे हो, तो उसमें पूछ रहा है कि क्यों ऐसा होता है कि उसको जो है कि वार्निशिंग करने से पहले हीट किया जाता है। तो ध्यान दो, हमेशा इसलिए हीट किया जाता है मेरे भैया, ताकि उसमें जो नमी वगैरह हो वो क्या हो जाए? बिल्कुल खत्म हो जाए, बाद में शॉर्ट सर्किट की संभावना न हो। तो देखो भैया, किसमें जल्दी से सुखाने के लिए गलत बात है, वाइंडिंग वार्निश आसानी से प्रवाहित कराने के लिए गलत बात है, इंसुलेशन प्रतिरोध मूल्य बढ़ाने के लिए गलत बात है, टू ड्राइव आउट द मॉइस्चर बिटवीन बाइंडिंग लेयर, यानी बाइंडिंग के बीच में जो मॉइस्चर होती है उसको खत्म करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका कौन सा होगा भैया? सही आंसर होगा। क्या है अगला? देखो क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज कंडक्टेड यूजिंग इंटरनल ग्रोवर इन एसी मोटर्स। एसी बाइंडिंग मोटर्स, यानी एसी बाइंडिंग मोटर्स में कौन सा ग्राउलर प्रयोग किया जाता है? किसके लिए? कौन सा टेस्ट प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कौन सा टेस्ट प्रयोग किया जाता है ग्राउलर से? तो आप बोलो क्या सर? ग्राउलर से इस क्वेश्चन का जो है डिस्कशन पहले भी किया जा चुका है कि ग्राउलर से आप क्या करते हो? शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हो। क्या भैया? शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हो। ये दो प्रकार का होता है, एक ओपन ग्राउलर होता है, एक क्लोज ग्राउलर होता है। ठीक है भैया। चलो, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बेस्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, और क्या है? Which device is used to test stator winding shorts and open fault? यानी कोई स्टेटर वाइंडिंग क्या है, शॉर्ट है या फिर ओपन फॉल्ट है, उसका प्रयोग करने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? इस चीज का आंसर मैं भी पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस करा चुका हूं। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि मैं डीसी मोटर में करा चुका हूं कि आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है उसको शॉर्ट है या फिर ओपन है, उसके टेस्ट को करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बेस्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भैया। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ, भैया व्हाट इज द पर्पज ऑफ
यूजिंग थर्मल कटआउट इन एडिशन टू फ्यूज एन एसी मोटर। यानी कोई एसी मोटर है, ठीक है भैया, उसके सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट प्रयोग करते हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो भैया एक बात ध्यान देना कि फ्यूज किस लिए यूज किया जाता है? आप बोलोगे सर फॉल्ट को प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए? आप बोलोगे सर फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए, यानी रेटेड करंट से अधिक करंट फ्लो हो जाए, रेटेड करंट से अधिक करंट फ्लो हो जाए तो हीट उत्पन्न होती है। किसके अनुसार? आप बोलोगे सर जूल के नियमानुसार, आई स्क्वायर आर टी के अनुसार हीट उत्पन्न होती है, और इस हीट के कारण क्या हमारा फ्यूज जल जाता है, बाकी सारे डिवाइस क्या हो जाते हैं? सेफ हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। उसके साथ बोला कि एक थर्मल कटआउट भी प्रयोग किया जाता है, तो उसका मतलब समझो, थर्मल का हिंदी में अगला मतलब होता है हीट। हीट का हिंदी क्या होता है भैया? उष्मा। इसका मतलब यह है कि जो हीट थर्मल कटआउट होती है वो क्या करती है कि जब सपोज दैट आपका जो है कि करंट की रेटिंग, फ्यूज की रेटिंग कुछ और थी, सपोज दैट ये 20 एम्पियर, ये मेरा फ्यूज की रेटिंग है, ठीक है, क्या है? फ्यूज की रेटिंग। लेकिन एकदम ऐसा तो नहीं है कि फ्यूज जो है कि ओवरलोड हो गया थोड़ा सा। भाई फ्यूज को भी एक ऐसे रेटेड का बनाया जाता है कि हाँ थोड़ा बहुत ओवरलोड हो तो वो सह लेता है, थोड़ा बहुत ओवरलोड हो तो वो सह लेता है। जब बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाए तब जाके जो है कि फ्यूज आपका क्या करता है? गलता है, ठीक है भैया। तो कटआउट, थर्मल कटआउट क्या करता है? हीट, जिसका इसका मतलब होता है हीट कटआउट, वो क्या करता है कि आप थोड़ा थोड़ा सा जो है कि इसके साथ में ये भी यूज किया जाता है, ये मेरा क्या है? थर्मल कट आउट। थर्मल कट आउट ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि वो थोड़ा सा ओवरलोडिंग हो तो ये सेंस कर ले, थर्मल कटआउट उसको सेंस कर ले, लेकिन ऐसा ना हो कि सप्लाई को ऑफ कर दे, ऐसा ना हो कि सप्लाई को ऑफ कर दे, यानी ये गल के खत्म हो जाए, जो कि फिर से जो है कि आपका सर्किट ओपन हो जाए, ऐसा ना करे। इसका मतलब क्या? ओवरलोडिंग को क्या करता है? अनुमति देता है कि भैया तुम अभी तक जा सकते हो। जब बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा तो बेचारा फ्यूज खुद ही जल जाएगा, ठीक है। तो देखो, प्रोटेक्ट फ्रॉम हैवी लोड, यानी भारी मशीनों से रक्षा के लिए, जो गलत आंसर है। अगला क्या है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज सुरक्षा के लिए, जी बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है अलाउड फ्रॉम कंटिन्यूअस ओवर वोल्टेज, यानी ओवर वोल्टेज से कंटिन्यूअस उसको अनुमति देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका द बेस्ट आंसर होने वाला है, ठीक है भैया। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये क्या है? विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज टू प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट अ वेरिएबल स्पीड। यानी वेरिएबल मतलब क्या होता है? बदलना। वेरिएबल मतलब क्या होता है? बदलना, यानी बार बार चेंज हो रही कोई इंडक्शन स्पीड हो रही हो वहां पे, जिससे कि होता है ना कि बार बार लोड लगाओ फिर चेंज हो जाए, फिर लोड कम हो जाए, फिर लोड बढ़ जाए, तो वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड के लिए कौन सी मोटर काफी प्रेफर होती है? तो होती है जहां पे उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको बताया था एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, एक मैं आपको बताया था स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसके बारे में चित्र बना के बता दिया हूं कि भैया ऐसी होती है, इसमें कोई अलग से कुछ कर नहीं सकते। लेकिन भैया मेरे ध्यान देना, जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है वो क्या करती है? जैसे मेरे बना रही है, मेरा क्या है? रोटर। इसमें 3 तो बाइंडिंग करते हैं, आर वाई बी, और इन सबको ला करके जो आपका रोटर का शाफ्ट होता है उसके शाफ्ट पे लगा होता है स्लिप रिंग, और उस स्लिप रिंग के जगह पे इस तीनों बाइंडिंग को आपस में, जैसे मैंने मान लिया मेरा रोटर है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि रोटर से बाहर निकल जाएगा ऐसे जा रहा है, ठीक है भैया। तो ये होता है क्या आपकी, सपोज दैट मैंने रोटर का शाफ्ट बना लिया, एक यहाँ पे जाएगा आर बाई यहाँ पे बी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करते हो? जो तीनों आर ये वाई ये बी आया है, ठीक है भैया, इस तीनों आर वाई बी से आप क्या करोगे? इसमें क्या कर सकते हो? आपको यदि कोई कुछ नहीं करना है तो आप इन दोनों को शार्ट कर दो, शार्ट होगा तो भाई अपना जो है मोटर चलेगी, ठीक है। अगर आपको कुछ करना है तो इसमें क्या करते हैं? एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। क्या करते हैं भैया? एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद शार्ट कर दोगे, ठीक है। तो करना शॉर्ट ही है, लेकिन कैसे करोगे आप पे डिपेंड है। अब सर बोलेंगे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ के क्यों शार्ट करते हैं? मैं एक फार्मूला बताने वाला हूं भैया कि टाउ यानी जिसको आप टार्क बोलते हो, उसके लिए फार्मूला जिस भैया को नहीं पता होगा लिख लेगा कि टाउ इज इक्वल टू 3/ओमेगा एस इंटू एस इंटू E2, एक सेकेंड, इंटू E2 इंटू R2 स्क्वायर बटे R स्क्वायर प्लस एस
x2 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा होगा। फिर मैं बोल दे रहा हूँ, टाउ इक्वल टू 3/ओमेगा s इंटू एस E2 स्क्वायर E2 इंटू R2 स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस एस x2 का स्क्वायर। अब आप बताओगे मुझे भैया, इन सब सारी चीजों को मैं आपको हटा देता हूं, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना बताऊंगा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर है। इसका मतलब यह है कि R2 का मतलब क्या है भैया, 1 रहता तो स्टेटर के लिए, 2 है तो किसके लिए भैया, रोटर के लिए। किसके लिए, रोटर के लिए। इसका मतलब ये क्या है, रोटर का क्या है भैया, रेजिस्टेंस है। क्या भैया, आप बोलोगे सर ये तो रोटर का रेजिस्टेंस है। इसका मतलब यह है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, यानी इंडक्शन स्लिप रिंग हो चाहे स्क्विरल केज हो, इंडक्शन मोटर में जो हमारा टार्क होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। आप बताओगे सर ये तो होता है रेजिस्टेंस के, रोटर के रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यह है कि आप रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो आपका जो है कि टार्क बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटाओगे तो टार्क घटेगा। इसका मतलब यह है, आप बताओ यहाँ पे क्या कह रहा है भैया, हाई बालाघुड़ यानी बढ़ाना चाहिए। हाई बालाघुड़ के लिए आपको रेजिस्टेंस हाई चाहिए, और रेजिस्टेंस हाई किसमें मिलेगा, आप बोलोगे सर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हम जोड़ लेते हैं क्योंकि इसमें स्लिप रिंग लगा होता है। लेकिन स्क्वायरल केज इंडक्शन में ऐसी सर कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसकी वजह से हम कभी भी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं जोड़ पाते। इसलिए विभिन्न भिन्न भिन्न गतियों पे रेजिस्टेंस न होने की वजह से हमारा स्पीड है वो घट बढ़ जाता है। लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हमेशा और हमेशा टार्क हाई ही रहता है, और वेरिएबल गति आपका कितना भी चेंज होगा लेकिन टार्क खींचने की क्षमता रहती है और स्पीड मेंटेन रहती है। ठीक है भैया, तो पहला है इन्वर्सन मोटर। ये यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, आप बोलोगे यूनिवर्सल मोटर एसी सीरीज मोटर को बोलते हैं, जो कि एसी और डीसी दोनों पे वर्क करती है। लेकिन ये क्या है, गलत है। चलो, परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। देखो भैया एक चीज ध्यान रखना कि सिंगल फेज जितनी भी इंडक्शन मोटर होती हैं, चाहे वो डबल कैपेसिटर मोटर हो, चाहे सिंगल कैपेसिटर मोटर हो, चाहे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर हो, चाहे कोई सी भी हो, ठीक है। सिंगल फेज में हमेशा और हमेशा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, और इसके कारण इसमें रेजिस्टेंस नहीं जोड़ सकते। इसका स्टार्क जो है कि लो होता है। त्यार क्या होता है भैया, लो होता है। इसका मतलब है कि गति चेंज होगी तो बालाघुट लो मिलेगा, और हमको ये नहीं चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, इस चीज को मैं मिटा के आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, थ्री फेज स्क्वायरल सिंगल थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। मैं बताया हूं कि भैया स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में आप नहीं ऐड कर सकते, जो कि गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बता रहा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। चलो, क्या भैया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टार्क एंड स्लिप इन एसी इंडक्शन मोटर। यानी कोई ऐसी इंडक्शन मोटर है उसमें टार्क और स्लिप के बीच में क्या रिलेशन होता है। मैं आपको छोटा सा करके बताऊंगा, क्योंकि इसमें जगह तो है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं बताने की। देखो, ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है। चलो देखो, ये हमारी स्पीड और स्लिप का ग्राफ है। ये हमारा किसका ग्राफ है, टॉर्क का ग्राफ है। यहाँ पर स्लिप का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे लगभग स्लिप का मान क्या हो जाता है, 0 एक्चुअली होता ही नहीं। क्यों, क्योंकि जब भी आपकी इंडक्शन मोटर होगी सिंक्रोनस स्पीड से कम ही स्पीड से चलेगी, इसलिए स्लिप कभी 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो लगभग मैं मान लेकर लगभग 0 मान ले रहा हूं, लगभग, बिल्कुल 0 नहीं होगा। ठीक है, आप इधर चलोगे तो स्पीड इधर, मतलब यहां से यहां चलोगे तो आप बोलोगे यहां पर स्लिप घटेगी, लेकिन आप यहां से इधर ही चलोगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी भैया, बढ़ेगी। ठीक है, चलो देखो, ये मैंने एक इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाया। किसकी बनाया, कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाया है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, यानी यहां तक, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सर अनस्टेबल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, अनस्टेबल रीजन बोलते हैं। ठीक है भैया, चलो, और यहां से यहां तक का जो रीजन है उसको आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इसको हम स्टेबल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, स्टेबल रीजन बोलते हैं। स्टेबल मतलब क्या होता है, अस्थाई।
अनस्टेबल का मतलब अस्थायी। तो जो अनस्टेबल रीजन होता है इसमें हमारा जो टार्क होता है वो स्लीप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो स्टेबल रीजन होता है उसमें हमारा जो टार्क होता है मेरे भैया वो स्लीप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यह है कि हमेशा आपसे पूछ दे कि जब इंडक्शन मोटर होती किस रीजन में वर्क करती है, आप बोलोगे सर स्टेबल रीजन में। क्यों? क्योंकि स्टेबल रीजन में हमारी जो टार्क होती है स्लीप के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब यह है कि आप लोड बढ़ाओगे, इसका मतलब क्या है, स्पीड थोड़ा सा घटेगी। मैं बताया कि इधर से बढ़ रही है स्पीड ना, लेकिन इधर से आओगी तो घटेगी। इसका मतलब लोड बढ़ाएगी तो स्पीड घटने लगी। लेकिन देखो टार्क यहाँ पे, तो जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे भैया यहाँ पे टार्क का मान कुछ और था, लेकिन जब आप यहाँ पे आ गए तो टार्क का मान देखो, टार्क का मान क्या हुआ भैया, बढ़ गया। क्या हुआ भैया? बढ़ गया। इसका मतलब टार्क मतलब क्या, बलागुण यानी खींचने की क्षमता बढ़ गई। खींचने की क्षमता क्या हुई? बढ़ गई। लेकिन स्लिप क्या होता है यहाँ पे स्लिप क्या होता है, यहाँ स्लिप भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब लोड और बढ़ाओ तो खींचने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो स्पीड क्या कर लेगी? मेंटेन कर लेगी। क्या कर लेगी? मेंटेन कर लेगी। तो वही आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टार्क एंड स्लिप इन एन एसी मोटर। अगर यहाँ पे देखो एसी मोटर बोल दिया, स्टेबल नहीं बोला है, स्टेबल नहीं बोला है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्टेबल का ही पूछ रहा है। अगर आपसे कह देता कि भैया अनस्टेबल रीजन में, तब आपको सोचना पड़ता कि ये तो अनस्टेबल की पूछ रहा है, तो हमको टाउ इज प्रोपोर्शनल टू 1/s करना है। लेकिन नहीं बोला है तो हमेशा स्टेबल में रखना है। देखो स्लिप इंक्रीज टार्क डिक्रीज, गलत बात है। स्लिप बढ़ने से बलागुड़ बढ़ता है, यही तुम्हें बताया कि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू यस, किस रीजन में? स्टेबल रीजन में। ऑप्शन नंबर बी आपका कौन सा होगा भैया? सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है भाई, चलो अगर इस चीज को आपको डिटेल में जानना है भैया, चलो जो है कि इंडक्शन मोटर के बारे में काफी आपको डिटेल में जानना है, तो आप क्या करो भाई, हमारे ग्लोबल आईटीआई के एप्लीकेशन को लोड करो और पढ़ो दबा के। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एसी इंडक्शन मोटर इफ रोटर बार इज ओपन सर्किट। यानी कोई रोटर बार है, क्या है, इंडक्शन मोटर की रोटर क्या कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आपसे क्या बताया था, मैं आपसे बताया था कि मेरी क्या है, इंडक्शन मोटर है, मैंने 3 फेज एसी सप्लाई दे दी। यहाँ पे मेरा क्या है, रोटर है। रोटर हमेशा एक दूसरे से क्या होते हैं, आप बोलोगे शॉर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ओपन सर्किट। सपोज दैट मैंने मान लिया स्क्वायर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ही हो गया, या फिर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ही हो गया। अगर सपोज दैट मैंने मान लिया स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, एक सेकेंड, इस तरह से है, यानी यहाँ पे बाइंडिंग तो की गई है, यहाँ पे बाइंडिंग की गई, लेकिन शॉर्ट नहीं किया गया। मैंने मान लिया एक दूसरे शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट नहीं है। जब भैया शॉर्ट नहीं होगा, इसका मतलब समझो कि जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो उत्पन्न होगा, घूमेगा। ये यहाँ पर कंडक्टर है, रोटर क्या है, कंडक्टर है, एक प्रकार का कट भी करेगा, ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होगा, लेकिन सर्किट क्लोज नहीं है। आप बताओ, सपोज दैट मैंने एक सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पे आपने सप्लाई दे दिया, ठीक है, दे दिया। जब दोनों एक दूसरे से शॉर्ट रहेंगे तभी तो इसमें करंट बहेगी। जब शॉर्ट ही नहीं रहेंगे तो कहां से करंट बहेगी? जब शॉर्ट ही नहीं रहेंगे तो कहां से करंट बहेगी भैया? इसका मतलब यह है कि शॉर्ट होना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि शॉर्ट होना जरूरी है, करंट नहीं बहेगी। अच्छा, जब करंट नहीं बहेगी तो आप बोलोगे सर जब करंट ही नहीं बहेगी तो इसका मतलब यह है कि इसमें लेंज लॉ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें जब करंट नहीं बह रही तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंडक्शन मोटर घूमती क्यों है? अपने उस करंट को कम करने के लिए। लेंज लॉ यही तो बोलता है कि भाई जो प्रभाव होता है अपने कारण का क्या करता है, आप बोलोगे विरोध करता है। तो कारण इसमें तो है ही, विरोध प्रभाव तो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो करंट को कम करने के लिए क्या करती है, घूमती है। अब भाई करंट नहीं उत्पन्न हुआ, करंट नहीं हुआ तो उत्पन्न हुआ, इसका मतलब क्या, रोटर घूमेगी ही नहीं। इसका मतलब क्या है, रोटर घूमेगी ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, शाफ्ट का कंपन, गलत बात है। यही है ऑप्शन ना, ठीक है, चलो मोटर शुरू नहीं होगी यानी घूमेगी नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो लेकिन आपको मैं बता दूं भैया कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके निमी पैटर्न पे क्या दिया है, निमी पैटर्न पे आपका दिया है कि ओवरहीट ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी मोटर ओवर हीट हो जाएगी, जो कि गलत आंसर दिया है। क्यों?
क्योंकि भाई देखो ओवरहीट कब होगी, जब सर्किट क्लोज होता तब करंट फ्लो होती, तब जो है कि आप अगर उसको ब्लॉक करते तब ओवरहीट होता। ब्लैक वाटर टेस्ट में होता है ना हीट, तभी ना कॉपर लॉसेस होती है, तब होता है। लेकिन यहाँ पे तो आपने ओपन ही कर दिया तो करंट ही नहीं बहेगी, करंट नहीं बहेगी तो ओवरहीट का हीटिंग का समझ बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो आपके जो है कि क्या नाम है नीमी में ये आंसर दिया है, लेकिन एक्चुअली जो रियल आंसर है वो सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन। ठीक है भैया, चलो अगला देखो, अगला क्या देखे, अगला तो मुझे लगता है खत्म ही हो गया। ठीक भाई, तो आज का क्लास यहीं तक के लिए। ठीक है, आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और हमारे चैनल ग्लोबल आइडिया क्या करें भैया, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जिन भाइयों को ऐसा लगता है कि डिटेल में काफी पढ़ना है तो हमारे जो है कि एप्लीकेशन पर जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।